हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल टॉपिक कवर कर लिया था और फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस भी हमने कवर अप कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, वो पहले 2 पार्ट देख लीजिए। पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उधर से भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए अब हम ये पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें वो ये कह रहा है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर रिवील्ड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं जो कि इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर को रिवील करती हैं, जैसा इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर था। ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब ये उस टाइम पे हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर ऐसा था कि उस टाइम पे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत कम थी, ना के बराबर थी। तो इसमें हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट while प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। Both production as well as productivity were found to be extremely low on the eve of independence, if arose on account of lack of means as well as incentive on the part of the cultivator, the peasant। इसमें वो ये कह रहा है कि जो प्रोडक्शन होता है वो तो टोटल आउटपुट होता है, और जो प्रोडक्टिविटी होता है वो आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड होता है। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, जो हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी था ना, वो दोनों ही बहुत लो था। ठीक है। और अगर किसानों की ओर से साधनों के साथ साथ प्रोत्साहन की कमी के कारण भी हुआ था ये कुछ ऐसा। मतलब ये कि जो हमारे किसान थे उनके पास भी कुछ ज़्यादा साधन नहीं थे ताकि वो जिससे वो अपनी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे, फार्म की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान दे सके, उसके भी उनके पास कोई साधन नहीं था। अब इसमें आप ये देखिए, एक टेबल दी गई है जो कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लेवल बताती है 1947 के और 2018 टू 19 के, और किस चीज़ के, वीट और राइस के। तो देखिए इसमें पहला कॉलम इसमें क्रॉप का दे रखा है, जिसमें 2 क्रॉप के नाम दे रखे हैं, पहली है वीट, दूसरी है राइस। और उसके बाद सेकंड कॉलम है प्रोडक्टिविटी किलोग्राम्स पर हेक्टेयर। अब इस प्रोडक्टिविटी में भी 2 कॉलम है, एक है 1947 का मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम का, और एक है 2018 से 19 तक के ईयर का। ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है प्रोडक्शन इन लाख टन्स, मतलब कितनी प्रोडक्शन थी लाख टन्स में। 1 टन होता है 1000 kg का, तो आप खुद लगा लीजिए लाख टन्स कितना हो गया आपका, 10 करोड़। ठीक है। इसमें भी आपके 2 कॉलम है ईयर के, 1947 और 2018 टू 19। अब आप ये देखिए वीट की प्रोडक्टिविटी 1947 में कितनी कम थी, 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और अब कितनी है 3408 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर। 18-19 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, 3408 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर। और प्रोडक्शन देखिए 1947 में कितनी प्रोडक्शन थी, सिर्फ 64 लाख टन्स। ठीक है। और अब कितनी 18-19 में 991 लाख टन्स। ठीक है ना। ऐसी राइस की देखिए प्रोडक्टिविटी कितनी थी उस टाइम पे, 665 kg पर हेक्टेयर, और 18-19 में कितनी थी, 2665 kg पर हेक्टेयर। तो आप ये देखिए कितना डिफरेंस आ गया, 100 नहीं 200 नहीं, कम से कम 1500 का डिफरेंस यहाँ पे आ गया। 1500 भी क्यों लगाओ आप, 2000 का डिफरेंस लगा लो। 2000 kg पर हेक्टेयर का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब राइस की प्रोडक्शन देखिए 1947 में थी 220 लाख टन्स, और 18-19 में कितनी है 1156 लाख टन्स। तो राइस का भी आप प्रोडक्शन देखिए, उस वक्त 220 था और अब 1156 है। कितना डिफरेंस आ गया, 936 लाख टन्स का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। ठीक है ना। तो अभी जैसा कि हमने वो टेबल पढ़ा, उसी के बिहाफ पे इसने आगे बोला हुआ है कि जो वीट की प्रोडक्टिविटी थी ना, वो 5.2 टाइम्स कम थी 1947 में एज कम्पेयर टू 2018 टू 19, और जो राइस की प्रोडक्टिविटी थी वो 4 टाइम्स कम थी। ठीक है। ऐसे इसमें उसने लेवल ऑफ आउटपुट बताया गया, वो वीट का 15.5 टाइम्स कम था और राइस का 5.3 टाइम्स कम था। ठीक है ना।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता, अनहोनी। एग्रीकल्चर सेक्टर में उसमें क्या था, काफ़ी सारे ऐसे चांसेस थे अनहोनी होने के जो कि नहीं होनी चाहिए थी, वो चीज़ें हो जाती थी। इसमें अगर हम पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर शोड अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बिकॉज इट वॉज एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल. Good rainfall implied good output, while poor rainfall implied poor output. No effort was ever made under the British rule to develop permanent means of irrigation, including wells and canals. अब एग्रीकल्चर का क्या होता है, अगर अच्छी बारिश होगी तो फसल अच्छी होती है, और अगर बारिश नहीं हो पाती इतनी अच्छी, या फिर बारिश कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में हो जाती है, तो आउटपुट बहुत कम मिलता है, हमारी फसल बेकार हो जाती है, जिस वजह से आधे से ज़्यादा जो हमारे फसल में उगा हुआ चीज़ होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, और उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, ना तो वेदर रिपोर्ट बनता था ना कुछ, ताकि पता लगाया जा सके कि बारिश कितनी अच्छी हो सकती है, कितनी अच्छी नहीं हो सकती। और उस वक्त तो वेल्स और कैनाल्स वगैरह भी नहीं बने थे जो कि किसान बिना बारिश के भी अपने खेतों को जोत सके। उस वक्त सब कुछ बारिश के ऊपर डिपेंड होता था, और उस टाइम पे ब्रिटिश रूल चल रहा था, और ब्रिटिश द्वारा भी कुछ ऐसा तो एफर्ट नहीं दिखाया गया था कि वो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन लगा सके। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन में हमारा आता है वेल्स, कैनाल्स, ट्यूबवेल वगैरह, ये सब आता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अब इसमें अब हम पढ़ते हैं, इसमें वो कह रहा है फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड to provide for the basic needs of the family. There is little surplus left for sale in the market, implying a lack of commercial outlook. Accordingly, backwardness prevailed and poverty dominated. इसमें वो ये कह रहा है कि जो उस टाइम पे क्या होता था, जो फार्मिंग थी ना, वो ज़्यादातर तौर पे सब्सिस्टेंस के तौर पे ली जाती थी। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है ना, वो एक फार्मिंग का ऐसा फॉर्म होता है जिसके अंदर जो क्रॉप्स होती है ना, वो बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करने के लिए प्रोड्यूस की जाती थी। मतलब जो फैमिली की बेसिक नीड्स होती थी ना, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए प्रोड्यूस की जाती थी। और उस टाइम पे क्या होता था, मतलब कुछ बहुत ही ना के बराबर सरप्लस बचता था कि जो फार्मर्स थे वो उसे मार्केट में आगे सेल कर सकें। ठीक है, और इसी को वो कमर्शियल आउटलुक शो करता था, लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक ये शो करता था इससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। और इसी वजह से क्या था कि जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में बैकवर्डनेस थी और पॉवर्टी थी ना, वो डोमिनेटेड थी। डोमिनेटेड मीन्स प्रभाव में रहना। ठीक है, मतलब उस वक्त डोमिनेटेड थी हमारी एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस और पॉवर्टी। क्यों? क्योंकि किसानों के पास कुछ सरप्लस बचता नहीं था जो कि वो सेल कर सके मार्केट में और अपने पास कुछ पैसा रख सके इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है ओनर्स ऑफ द सॉइल वर्सेस टिलर्स ऑफ द सॉइल। इसी पेज पे लास्ट में आप देखेंगे तो छोटा सा कॉलम बना हुआ है उसमें। अब इसमें वो बोल रहा है ओनर्स ऑफ द सॉइल वर दी जमींदार्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल वर पीजेंट्स एंड द लेबरर्स हु वर्कड ऑन द फार्म्स ऑफ द जमींदार्स। अब वो क्या हैं, जो ओनर्स ऑफ द सॉइल थे वो जमींदार्स थे, और जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे वो पीजेंट्स थे, और जो लेबर थे जो कि जमींदारों के खेत पे काम करते थे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉइल और टिलर्स ऑफ द सॉइल का मतलब ये हो गया, जो जमींदार थे और जो किसान थे उनके बीच की लड़ाइयाँ। ठीक है, तो इसे अब हम पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉइल ऑन द वन हैंड एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल ऑन द अदर हैंड। While the owners shared the output, they hardly shared the cost of the production. They were merely interested in maximizing their rental income in terms of share of output. The tillers of the soil were merely given enough for subsistence. ठीक है, इसमें वो ये कह रहा है ब्रिटिश राज में जो हमारा एग्रीकल्चर था ना, वो ऐसे में कैरेक्टराइज किया जाता था कि ओनर्स ऑफ द सॉइल एक तरफ और टिलर्स ऑफ द सॉइल एक तरफ, इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ओनर्स थे ना, जब वो आउटपुट शेयर करते थे तो वो इस तरह शेयर करते थे, बहुत ही ज़्यादा हार्डली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो शेयर करते थे। ठीक है, मतलब ये कि जब वो किसानों को देने की बारी आती थी ना उनका हिस्सा,
तो ज़मींदार क्या करते थे, उन्हें आउटपुट भी बहुत थोड़ा देते थे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत थोड़ा देते थे, जिस वजह से क्या होता था, वो मतलब बहुत ही कम इंटरेस्टेड होते थे अपनी रेंटल इनकम को बढ़ाने में। और जिस वजह से क्या होता था, जो टिलर्स होते थे ना, किसान होते थे, उन्हें बहुत कम मिलता था अपने सब्सिस्टेंस के लिए, अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और ज़मींदार भी क्या करते थे, ज़मींदार आधा पैसा कहाँ खर्च करते थे, अपनी लग्जरीज पे, जिस वजह से उनके पास भी पैसा कम बचता था इन्वेस्टमेंट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉलम है, उसे हम पढ़ते हैं। इंडेटेडनेस ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल एंड कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन ऑफ द ओनर्स ऑफ द सॉइल। इसका ये मतलब है कि इंडेप्टेडनेस मतलब इंडेटेडनेस बेसिकली ये होता है द कंडीशन ऑफ ओइंग मनी। ठीक है, और ओनर्स ऑफ द सॉइल की कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। ठीक है, इसमें वो 2 पॉइंट हैं। इसमें पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल while tillers of the soil confronted absolute poverty and accepted indebtedness as their way of life, the owners of the soil indulged in conspicuous consumption. Conspicuous consumption basically होता क्या है, conspicuous consumption basically होता क्या है, conspicuous consumption basically वो होता है goods और services को परचेज करना, किस पर्पज से, अपनी रईसी दिखाने के लिए। ठीक है, अपनी वेल्थ दिखाने के लिए, अपनी लग्जरीज दिखाने के लिए। गुड्स और सर्विसेज भी कौन से, अपनी लग्जूरियस गुड्स और सर्विसेज। ठीक है ना। ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या था, जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे ना, वो मतलब वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और इंडेटेडनेस एक्सेप्ट करते थे अपनी लाइफ की। ठीक है, और जो ज़मींदार थे वो कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन में इंडल्स थे, अपनी लग्जरीज खरीदने में इंडल्स थे। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है, द टिलर्स ऑफ द सॉइल व्यूड एग्रीकल्चर merely as the source of subsistence. The owners of the soil viewed it as a hereditary source of income without investment. अब उस वक्त क्या होता था, जो किसान थे ना, वो एग्रीकल्चर को तो अपने सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस समझते थे। सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस बेसिकली मीन्स वो अपनी मतलब बेसिक नीड्स को फुलफिल करने का जरिया समझते थे। और जो ज़मींदार थे वो क्या जरिया समझते थे इसे, इनकम विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना कुछ इन्वेस्ट करे उन्हें बस इनकम मिल रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें तो कुछ खेत में काम करना नहीं पड़ता था, दूसरे किसान उनके खेत में काम करते थे, सारा प्रोडक्शन ज़मींदार की होती थी, बेशक किसान कर रहा था, और जो प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो भी किसान की नहीं थी, ज़मींदार की थी। ज़मींदार अब क्या करता था, अपना लग्जूरियस खरीद लेता था, अपनी नीड्स फुलफिल कर लेता था अपनी वेल्थ शो करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट कुछ करता नहीं था, और जो बचता था बचा कुचा वो थोड़ा बहुत किसानों को दे देता था, जिससे किसानों का भी गुजारा नहीं चलता था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। अब स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स का मतलब ये होता है बहुत ज़मीन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर जो कि किसानों ने ले रखे थे। ठीक है, किसी भी किसान के पास बहुत कम होता था ऐसा कि अच्छी खासी ज़मीन हो तो वो एक ही चीज़ की फसल उस पर करे, नहीं, ऐसा नहीं था। उस वक्त क्या था, किसान के पास छोटे छोटे टुकड़े थे, मतलब एक छोटे टुकड़े पे गेहूँ, एक छोटे टुकड़े पे चावल, एक छोटे टुकड़े पे कुछ, ऐसे में वो करते थे। ठीक है, फ्रेगमेंटेड मीन्स बिखरा हुआ। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स मीन्स अ पीस हेयर एंड अ पीस देयर। Accordingly, most land holdings were uneconomic, yielding low output at high cost. लैंड होल्डिंग्स जो उस वक्त थे वो बहुत छोटी और फ्रेगमेंटेड थी। ठीक है, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स मतलब ये होता है एक टुकड़ा इधर तो एक टुकड़ा उधर, मतलब टुकड़ों में ज़मीन थी किसानों पे। और इसी तरीके से क्या होता था, जो ज़्यादातर लैंड होल्डिंग्स थी ना वो अनइकोनॉमिक थी, लो आउटपुट पे हाई कॉस्ट लेती थी वो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। लैंड रिवेन्यू मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लैंड पे लगने वाला टैक्स, उसे हम बोलते हैं लैंड रिवेन्यू। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। इट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट, द ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल. This was popularly known as the zamindari system of land revenue. The distinct features of the system were as these.
इसमें वो ये कह रहा है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसने एक यूनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था लैंड रिवेन्यू। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाया गवर्नमेंट, ओनर्स ऑफ द सॉइल और टिलर्स ऑफ द सॉइल के बीच में। ठीक है, और इसे बेसिकली क्या बोला गया, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। ठीक है, अब इसमें कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल। The zamindars were to pay a fixed sum to the government as land revenue. The zamindars were free to extract as much from the tillers of the soil as they could. मतलब इसमें ये है, जो जमींदार थे उन्हें परमानेंट ओनर्स घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और जो जमींदार थे उन्हें एक फिक्स्ड सम गवर्नमेंट को देना पड़ता था एज लैंड रिवेन्यू। और जो जमींदार थे उन मतलब फ्री थे, वो किसानों से कितना मर्जी ले सकते थे, कितना मर्जी प्रोडक्शन वो किसानों से अपनी खेत पे करवा सकते थे और जितनी मर्जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो उनसे ले सकते थे। ठीक है, आगे है द इम्प्लीकेशंस ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वर अलार्मिंग फॉर द फार्मर्स एंड द फार्मिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली it led to unlimited exploitation of the tillers of the soil by zamindars. Rates of land revenue were frequently raised by the zamindars, which led to frequent eviction of the tillers of the soil. अब इसमें कुछ इम्प्लीकेशंस दिए गए हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम के, जो कि फार्मर्स और फार्मिंग के बारे में बताते हैं। इसमें ये बोला गया है कि ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इससे क्या हुआ, जो किसान थे ना उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था जमींदार्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि जमींदार ना किसानों को बहुत कम पैसे देते थे, बहुत कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देते थे, जिससे किसानों का सब्सिस्टेंस नहीं हो पाता था। ठीक है, और जो लैंड रेवेन्यू का रेट था वो बढ़ता जा रहा था जमींदार्स के थ्रू। ठीक है, जो कि क्या कर रहा था, जो किसान थे ना उनका बेदखल होना शो कर रहा था। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है टिलर्स वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर्स। As landless laborers, the tillers merely got subsistence wage in kind. अब जो क्या है, इसमें जो किसान थे ना उनका स्टेटस लैंडलेस लेबर्स के तौर पे आता जा रहा था। उन्हें बिना ज़मीन वाले लेबर बोल दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी ज़मीन की बजाय ज़मींदारों की ज़मीन पे काम करना पड़ता था, उनकी ज़मीन भी जब्त कर ली गई थी। ठीक है, और जो लैंडलेस लेबरर्स थे उनमें क्या था, जो किसान थे ना वो ज़्यादातर मतलब उन्हें ना सब्सिस्टेंस बहुत कम मिलता था, और जो मिलता था ना बहुत कम में भी वो इन काइंड मिलता था। ठीक है, और आगे वो कह रहा है बैकवर्डनेस ऑफ टिलर्स एज लैंडलेस लेबरर्स मीन्स दैट दे हैड नो मीन्स एंड लिटिल इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। द जमींदार्स ऑन द अदर हैंड लेड अ लेविश लाइफस्टाइल एंड स्पेंट ऑल देयर रेवेन्यू इनकम ऑन लग्जरीज ऑफ लाइफ। इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज टोटली नेग्लेक्टेड। अब इसमें वो ये कह रहा है जो किसानों की पिछड़ापन था वो बेसिकली मतलब ये था कि उनके पास कुछ भी ऐसा मीन्स नहीं था, ऐसा कोई सोर्स नहीं था, और ना ही कुछ लिटिल इंटरेस्ट बचा था कि वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि किसानों के पास कुछ बचता ही नहीं था कि वो अपनी खेती बाड़ी में कुछ डेवलपमेंट ला सकें। और जो ज़मींदार थे वो क्या कर रहे थे, वो जितना भी उनका था इनकम, रेवेन्यू इनकम, वो सारा अपनी लग्जरीज ऑफ लाइफ पे स्पेंड कर रहे थे, जिस वजह से उनके पास भी कुछ ऐसा नहीं था कि वो एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट कर सके। इससे क्या हो रहा था, जो एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट थी ना वो नेग्लेक्ट हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे commercialization of agriculture refers to a shift from cultivation for self consumption to cultivation for the market. Following are some notable points in this context. इसमें वो ये कह रहा है कि जो commercialization of agriculture होता है वो ये होता है कल्टीवेशन से कल्टीवेशन फॉर द मार्केट की तरफ शिफ्ट हो जाना। मतलब जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कल्टीवेशन चल रहा था, जो फार्मर्स थे वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो फार्मिंग कर रहे थे उससे मार्केट के लिए फार्मिंग करने पे शिफ्ट हो जाना, वो होता है हमारा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसमें क्या था, फार्मर्स को फोर्स करके ऐसा किया गया था कि उन्हें मार्केट के लिए कल्टीवेशन करना पड़ा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है फार्मर्स वर फोर्स टू शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप्स, इंडिगो इन पर्टिकुलर, फ्रॉम द कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट।
रीजन इंडिगो वॉज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग और ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल। इसमें वो ये कह रहा है कि जो उसमें किसान थे उन्हें फोर्स किया गया था कमर्शियल क्रॉप्स उगाने को बजाय कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप्स के। क्यों? क्योंकि ना उसमें क्या था, जो कमर्शियल क्रॉप्स थी ना, जैसे कि इंडिगो, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होती थी ब्रिटेन में, कपड़े को डाई करने में और ब्लीच करने में। तो ब्रिटिश क्या करते थे, किसानों को फोर्स करते थे कि तुम चावल और गेहूं वगैरह छोड़ के हमारे लिए इंडिगो की खेती करो। इंडिगो बेसिकली क्या होता है, नील, कहते थे नील की खेती करो हमारे लिए कि ताकि हमारा काम अच्छे से चले। वो क्योंकि इंडिगो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता था। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, द फार्मर्स वर आइदर ल्यूर्ड or forced to accept advance payments for the cultivation of indigo. It exposed the subsistence farmers to uncertainties of the market. तो इसमें ये है कि जो मतलब किसान थे उन्हें वो या तो ल्यूर्ड थे, मजबूर थे, या फिर उन्हें फोर्स किया गया था कि एडवांस पेमेंट एक्सेप्ट करने को इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, लूर मतलब बेसिकली होता है लालची, लालच आ जाना। वो एडवांस पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए या तो लालची हो गए थे या फिर वो उन्हें मतलब मजबूर किया जा रहा था वो एडवांस पेमेंट रिसीव करने को। ठीक है, और तो और इससे क्या हो रहा था, जो सब्सिस्टेंस फार्मर्स थे उनको एक्सपोज हो रहा था मार्केट की अनसर्टेनिटीज में। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, वाइल अर्लियर दे वुड ग्रो ग्रेन for their family consumption, now they needed cash to buy it from the market, but they would seldom have cash owing to their mounting indebtedness. So, consequence, perpetual indebtedness of the farmers and perpetual stagnation of farming. इसमें ये है कि पहले जैसे क्या होता था कि वो ग्रेन उगाते थे अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए, और अब क्या था, वो मतलब उन्हें पैसा चाहिए होता था ग्रेन्स को मार्केट से खरीदने के लिए। ग्रेन्स जैसे कि अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए लगा लो गेहूं, चावल, दाल, ये सब पहले तो वो खुद उगाते थे फैमिली कंजम्पशन के लिए, बट अब उन्हें क्या हो रहा था, कमर्शियल क्रॉप्स उन्हें उगानी पड़ रही थी, तो उन्हें क्या हो रहा था, जो फैमिली कंजम्पशन के लिए ग्रेन्स थे ना, वो उन्हें मार्केट से बाय करने पड़ते थे, तो उन्हें पैसा चाहिए होता था। फिर वो कह रहा है, लेकिन क्या है, वो मतलब उनके पास इतना कैश होता था कि वो मतलब, फिर वो कह रहा है लेकिन क्या होता था, उनके बढ़ते कर्ज के कारण उनके पास शायद ही कभी मतलब कैश बचता होगा। ठीक है, ये जो लाइन है, बट दे वुड सेल्डम हैव कैश ओइंग टू देयर माउंटिंग इंडेटेडनेस, इसमें वो ये कह रहा है कि उनके बढ़ते टैक्स मतलब उनके बढ़ते कर्ज यानी मतलब कहीं से उन्होंने ब्याज वगैरह ले रखा होगा या कुछ, तो उनका जो कर्ज था वो बढ़ रहा था, इस कारण उनके पास कुछ ही कैश बचता होगा। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंस में वो ये कह रहा है, कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे ये है कि किसानों का लगातार कर्ज और खेती का लगातार ठप होना। ठीक है, मतलब किसानों का कर्ज दिन पर दिन बढ़ रहा था और जो उनकी खेती थी वो ठप होती जा रही थी। ठीक है, आगे वो ये कह रहा है, ब्रीफली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर वाज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज स्टैग्नेंट, नॉन वाइब्रेंट। बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। First one is low production and low productivity. Second one is high degree of uncertainty. Third one is dominance of subsistence farming. And fourth one is small and fragmented holdings. इसमें वो ये कह रहा है कि जो हमने स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स पढ़े वो तो थे कि जो एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस को दिखा रहे थे। ठीक है, आगे जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े वो एग्रीकल्चर की स्टैग्नेशन को बता रहे थे। स्टैग्नेशन मीन्स ठप हुई, रुकी हुई। आप इसमें आगे पढ़ भी सकते हैं, लिखा है स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज गल्फ बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। सेकंड वन इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज एंड थर्ड वन इज फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें फिर आप लोग देखेंगे तो एक कॉलम भी दिया हुआ है जिसमें बता रखा है प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर, मतलब जब प्री ब्रिटिश पीरियड था उस टाइम का एग्रीकल्चर कैसा था। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, बैकवर्ड, स्टैग्नेंट एंड नॉन वाइब्रेंट एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज शार्पली कंट्रास्टेड विद द प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर। प्री ब्रिटिश पीरियड यानी पूर्व ब्रिटिश काल। ठीक है, इसमें क्या था, जो एग्रीकल्चर था ब्रिटिश राज के उसमें
वो बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था, नॉन वाइब्रेंट था, ठीक है ना। नॉन वाइब्रेंट बेसिकली मीन्स अभी आपको बताया था स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट और नॉन वाइब्रेंट एक तरह से एक ही बात होती है, ठीक है। वो शार्पली कंट्रास्ट किया गया था प्री ब्रिटिश पीरियड के एग्रीकल्चर से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, प्रायर टू द ब्रिटिश राज इन इंडिया, रूरल इंडिया वाज डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टम ऑफ सेल्फ कंटेन्ड village communities. These village communities included farmers and the functionaries, ठीक है। अब ब्रिटिश पीरियड से, ब्रिटिश राज से पहले इंडिया में क्या था, जो रूरल इंडिया था ना, वो मतलब सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटीज़ के तौर पे डिस्क्राइब किया गया था। मतलब ऐसा सिस्टम था इंडिया का, सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटीज़, उसे इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया था। और जो विलेज कम्युनिटीज़ थी उसमें फार्मर्स और फंक्शनरीज इंक्लूड थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, द फार्मर्स वर एंगेज्ड इन क्रॉप फार्मिंग और कैटल फार्मिंग व्हाइल द फंक्शनरीज वुड रेंडर एसेंशियल सर्विसेज लाइक दैट ऑफ ब्लैकस्मिथ्स, गोल्डस्मिथ्स, वॉशरमैन एंड शू मेकर्स। तो इसमें ये है, जो किसान थे वो क्रॉप फार्मिंग में एंगेज थे, नहीं तो कैटल फार्मिंग में। और जो फंक्शनरीज थे वो क्या करते थे, एसेंशियल सर्विसेज देते थे, जैसे कि ब्लैकस्मिथ हो गया, गोल्डस्मिथ हो गया, वॉशरमैन हो गया, शू मेकर हो गया, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट इसमें आता है, देयर वर नो इंटरमीडियरीज लाइक जमींदार्स बिटवीन द स्टेट एंड द फार्मर्स। द फार्मर्स वुड पे लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली टू द किंग। मतलब उस टाइम पे क्या था, कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं था, जैसे कि जमींदार। और इंटरमीडियरीज को आप हिंदी में बोलेंगे तो होता है बिचौला, जिसे आज के टाइम में आप लोग क्या बोलते हैं, ब्रोकर बोल देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब स्टेट और फार्मर के बीच में ऐसा कोई नहीं था। जो फार्मर्स थे वो अपना लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली किंग को पे करते थे, और जो एक्चुअल अमाउंट होता था वो, ठीक है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी वर द की कैरेक्टरिस्टिक्स of life in India. Thus, the French traveler Bernier described Bengal in 17th century as richer than Egypt, producing amply for self-consumption and exporting in abundance. इसमें ये कह रहा है, मतलब ये कह रहा है, जो समृद्धि, मतलब समृद्धि और जो स्थिरता थी वो मतलब रूरल इंडिया की लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और जो फ्रेंच ट्रैवलर था बर्नियर, उसने बंगाल को इजिप्ट से रिचर डिस्क्राइब किया था 17th सेंचुरी में, ठीक। किस लिए, मतलब वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए इनफ प्रोड्यूस कर सकते थे, और जो बचता था वो उसे एक्सपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। इसलिए उसने बंगाल को रिच घोषित किया था इजिप्ट से 17th सेंचुरी में, ठीक है। इससे आगे का टॉपिक इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।